पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शेंग जियान और तियानहुआ के बीच में बैटल शुरू हो चुका था। जो इस बैटल को जीतेगा जियान जियान जो है वो उसकी हो जाएगी। शेंग जियान किसी भी हालत में ये बैटल जीतना चाहता था तो वो यहाँ पर तियानहुआ को बहुत मारता है। तियानहुआ के पास भी एक से बढ़कर एक टेक्निक थी, वो अपनी सारी टेक्निक का यूज करता है शेंग जियान के ऊपर। पर तब शेंग जियान के पास वो जो अजूर ड्रैगन है वो उसकी टेक्निक को कंप्लीट कर चुका था। उसने थंडर की पावर को उसके साथ मर्ज किया। तो अब यहाँ पर अजूर ड्रैगन टेक्निक जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि उसके सामने तियानहुआ नहीं टिक पाता और मार मार कर शेंग जियान ने उसको अधमरा कर दिया था, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। और इस तरह से शेंग जियान ने ये बैटल जीत लिया था। उसने जियान जियान को इस घटिया से तियानहुआ के हाथों में जाने नहीं दिया, जिस वजह से सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में अजूर ड्रैगन टेक्निक को कंप्लीट करने के बाद शेंग जियान के ऊपर भी उस टेक्निक ने वापस से बैकफायर कर दिया था, जिस वजह से वो बेहोश हो चुका था। तो उसके फादर जो होते हैं वो उसका ख्याल रख रहे होते हैं, क्योंकि शेंग जियान के पास टेक्निक तो कमाल की है लेकिन उसका शरीर ही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इतनी पावरफुल टेक्निक को हैंडल कर पाए। इस वजह से वो हर बार टेक्निक यूज करने के बाद बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर उसके फादर जो थे वो वहां पर एक लेटर रखते हैं और उसको रखने के बाद वहां से जा चुके थे। न जाने लेटर में क्या लिखा था वो तो पता चलेगा जब शेंग जियान होश में आएगा तब। शेंग जियान के फादर काफी ज्यादा इमोशनल लग रहे थे और ये करने के बाद वो एक लंबी सी सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद वो वहां से जा चुके थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद शेंग जियान को फाइनली होश आ जाता है। वो होश में आ चुका था। होश में आने के बाद सबसे पहली नजर उसकी उसी लेटर के ऊपर जाती है। जैसे वो लेटर को देखता है वो उसको पढ़ने लग जाता है। उसमें लिखा था कि डियर शेंग जियान, मैं जियान जियान हूँ। जब तुम यहाँ पर इस लेटर को पढ़ रहे होगे ना तब तक कि मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी, क्योंकि मैं हेवनली एम्पायर के अंदर आ चुकी हूँ। मैंने यहाँ पर जाने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि तियानहुआ जो है ना वो बहुत ज्यादा घटिया इंसान है। जब जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ना तब तक वो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो, इसलिए मैंने यहाँ से जाना ही बेहतर समझा। वैसे भी एम्प्रेस मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, मुझे कल्टीवेशन के बारे में सिखाती है और वो मुझे कल्टीवेशन पे फोकस करना बताती है। मुझे लगता है कि मुझे इस मॉर्टल वर्ल्ड को छोड़कर इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर जाना चाहिए। उसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी ताकि आगे जो भी मुसीबत है उसका मैं खुद अकेले भी मुकाबला कर सकूं। तो ये पढ़ने के बाद शेंग जियान जो था वो बिल्कुल पगला जाता है। वो भागते हुए जाता है जियान जियान को ढूंढने के लिए कि जियान जियान तुम कहाँ चली गई। भागते भागते भी वो आधे लेटर को पढ़ता जा रहा था, जहाँ हमें बताया जा रहा था कि जियान जियान ने लेटर में आगे लिखा है कि जब मेरी कल्टीवेशन पूरी हो जाएगी ना तो दुनिया के किस भी कोने में तुम क्यों ना रहो, मैं तब भी आऊंगी तुम्हें ढूंढते हुए, क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती। पर अब मुझे जाना होगा। मैंने जो तुमसे वादा किया ना कि तुमसे मिलने के लिए आऊंगी, ये वादा दुनिया की कोई ताकत नहीं डिस्ट्रॉय कर सकती। शेंग जियान पागल हो गया था। उसको किसी भी हालत में जियान जियान चाहिए थी। वो पागलों की तरह जियान जियान को ढूंढ रहा होता है कि तुम कहाँ चले गए, मुझे तुम चाहिए। जियान जियान जा रही थी एम्प्रेस के साथ, लेकिन अभी भी उसको इंतजार था कि बस जाते हुए एक बार वो हल्की सी झलक देख ले शेंग जियान की, तो उसका जाना मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन उसको शेंग जियान नजर नहीं आता। इस वजह से वो बिल्कुल इमोशनल हो चुकी थी और एम्प्रेस से कहती है कि मास्टर ठीक है अब हम चलते हैं। जिसका मुझे इंतजार था वो नहीं आया, और नहीं आया ना तो ही बेहतर है, वरना वो और ज्यादा दुखी हो जाता है। इस वजह से शेंग जियान के आने के बगैर ही जियान जियान वहां से जाने लग जाती है। बट जैसे वो एक कदम बढ़ाई थी कि वहां से शेंग जियान भागते हुए आता है, वो कह रहा था कि जियान जियान रुक जाओ। जैसे जियान जियान शेंग जियान को दिखती है वो कहती है कि शेंग जियान तुम आ गए। शेंग जियान जो था वो एम्प्रेस जो होती है उसको यहाँ पर ग्रीट करने लग गया था, क्योंकि एम्प्रेस बहुत ज्यादा हाई पोजीशन की बंदी है तो इसलिए सब लोग उसको रिस्पेक्ट पेश करते ही हैं। लेकिन एम्प्रेस उसका कोई जवाब नहीं देती और जियान जियान से कहती है कि जियान जियान चलो, क्योंकि एम्प्रेस को पता था कि अगर शेंग जियान यहाँ पर आया ना तो वो जियान जियान को जाने में दिक्कत डालेगा। इस वजह से वो गुस्सा हो चुकी थी शेंग जियान को यहाँ पर देखकर, तो वो जियान जियान को वैसे ही वहां से ले जाना चाह रही थी। पर शेंग जियान ऐसे जाने वाला नहीं था। तो इस वजह से वो एम्प्रेस जो होती है वो शेंग जियान को थोड़ा सा साइड में लेकर आती है और उससे कहने लग जाती है कि देखो तुम ना लकी थे जो तुमने अपने स्पिरिचुअल वेन्स को एक्टिवेट किया, क्योंकि उससे पहले तुम्हारी क्या हालत थी तुम्हें भी पता होगा ना। तुम इतने ज्यादा कमजोर थे कि तुम्हारा सब लोग मजाक उड़ाया करते थे, और अगर स्पिरिचुअल वेन तुम्हारे पास नहीं होती तो तुम्हारा कोई फ्यूचर भी नहीं होता। लेकिन देखो हर बार ना ये लक काम नहीं आता है। वो लकी थे तुम उस टाइम जब तुम्हारी स्पिरिचुअल वेन एक्टिवेट हुई, आगे थोड़ी ना लक तुम्हारा साथ देगा। तो शेंग जियान कहता है कि इसकी फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी फैमिली को इस सिटी की एक नंबर 1 फैमिली बनाकर दिखाऊंगा, चाहे मेरे पास कितनी भी पावर क्यों ना हो, चाहे मेरे साथ मेरा लक रहे या ना रहे। तो यहाँ पर एम्प्रेस कहना चाहती कि तुम इतनी छोटी सी सिटी के अंदर रहने के बाद कह रहे हो कि तुम यहाँ पर अपनी सिटी को नंबर 1 बना दोगे, क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं होगा। दुनिया देखिए कि कितनी बड़ी दुनिया है। तुम बिल्कुल एक कुएं के अंदर हो जिसके अंदर एक फ्रॉग होता है ना, बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता, तो उसको लगता है कि बस कुआं ही पूरी दुनिया है। वही हाल तुम्हारा है। जरा बाहर निकल के देखोगे ना तब पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। और जब तुम यहाँ पर दुनिया को पहचानते ही नहीं हो तो तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो जियान जियान के। कैसे तुम उसको प्रोटेक्ट करोगे, कैसे उसका फ्यूचर बनाओगे? तुम्हारे साथ रह के ना बिल्कुल वो एक नॉर्मल सी लड़की बनकर रह जाएगी जिसको सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। तुम जियान जियान के लायक नहीं हो, मैं डायरेक्ट तुम्हारे मुंह पे ये बात कह रही हूँ। तो जियान जियान के बारे में ऐसा सुनकर शेंग जियान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी वो एम्प्रेस से कहता है कि देखिए मैं यहाँ पर जियान जियान के लायक हूँ या नहीं हूँ ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। तो ये सुनकर एम्प्रेस
जो थी वो इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती कि वो शेंगजियान के ऊपर एक ही अटैक देकर क्या मार देगी। शेंगजियान 10 कदम दूर जाकर फेंका चुका था, बस ऑरा से ही वो इतना दूर जाकर फेंका है जिसका हिसाब नहीं था। तो एम्प्रेस कहती कि देख लिया, मैंने सिर्फ अपनी ऑरा को एक्टिवेट किया और तुम्हारी क्या हालत हो गई। यही तुम्हारा फ्यूचर है, यही तुम्हारा हाल है, और सोचते हो कि लंबा लंबा तीर मार लोगे। इतनी बचकानी सी पावर लेकर तुम यहाँ पर मेरे सामने सवाल उठा रहे थे। वो अपनी और ज्यादा पावर का यूज करते हुए शेंगजियान को फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर चुकी थी और कहने लग जाती कि तुम सिर्फ एक कचड़ा हो जो कि धरती पे बोझ है। तुम जैसा कचड़ा आखिर जियान को डिजर्व कैसे कर सकता है? तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम जियान के आस पास भी भटको। उसका फ्यूचर इतना ज्यादा बड़ा है ना कि वो इतनी पावरफुल कल्टिवेटर बनेगी जो बनने का सपना वो यहाँ इस सिटी के अंदर तुम्हारे साथ रहकर कभी पूरा नहीं कर सकती। तो मैं यहाँ पर फाइनल तुम्हें कह रही हूँ कि अगर तुम यहाँ पर जियान को छोड़ते हो और यहाँ से उल्टे पैर निकलते हो ना, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, वरना मैं यहीं पे तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं 2 बार सोचूंगी भी नहीं। तो शेंगजियान कहता है कि मैं कुछ भी क्यों ना हो जाए जियान को नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। तो एम्प्रेस यहाँ पर और भी खतरनाक अटैक यूज करती है ताकि शेंगजियान की जान ले सके। वो यहाँ पर उसको मार मार कर उसकी हालत खराब कर चुकी थी। शेंगजियान कहता है कि मैं जानता हूँ मेरी अभी की कल्टीवेशन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं खुद उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैं अपना फ्यूचर खुद लिख सकता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ कि एक ना एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं इस सिटी से बाहर निकलूंगा और दुनिया के जो टॉप सेक्ट होंगे ना उसके अंदर अपना एडमिशन करवा के वहां की भी फर्स्ट रैंकिंग हासिल करूंगा। ये मेरा मुझसे वादा है जो कि मैंने किया है। इस पूरी कॉन्टिनेंट का मैं नंबर 1 कल्टीवेटर बनकर दिखाऊंगा। तो एम्प्रेस कहती है कि बातें बड़ी बड़ी कर लेने से ना कोई तीर नहीं मार लेता। बातें बहुत बड़ी कर लेते हो लेकिन करके नहीं दिखा पाओगे। लेकिन हाँ, अभी जो तुमने कहा ना कि तुम इस कॉन्टिनेंट के नंबर 1 कल्टीवेटर बनकर दिखाओगे तो ठीक है। अगर जिस दिन तुम ये बन गए ना तो उस दिन मैं तुम्हारे और जियान के बीच में नहीं आऊंगी। तब तुम ले जाना जियान को, तुम उसके लायक हो जाओगे। एम्प्रेस जियान से कहती है कि जाओ शेंगजियान से कुछ 2 मिनट की बातें करनी है ना तो बातें कर लो। जब तक ये अगरबत्ती खत्म नहीं होती तब तक तुम बातें कर सकती हो। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो शेंगजियान और जियान दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। जियान तो बहुत ज्यादा टेंशन में थी शेंगजियान के लिए कि शेंगजियान तुम अपने आप के ऊपर ज्यादा जोर मत डालना। लेकिन शेंगजियान कहता है कि जैसा तुम्हारे मास्टर जो ये एम्प्रेस है उसने कहा ना, शायद उसकी बात सही है। मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि मैं तुम्हें हर बार प्रोटेक्ट कर सकूं, इसलिए तुम्हारा अभी उनके साथ जाना ही बेहतर होगा। लेकिन फिक्र मत करो, मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। तुम्हारी दुनिया ना इस छोटी सी सिटी के अंदर नहीं कैद रहनी चाहिए। तुम आगे जाओगे, तुम बहुत ज्यादा आगे जाने वाली हो और एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनकर दिखाओगे जहाँ दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। जब तुम अपनी कल्टीवेशन पूरी कर लोगी ना तो मैं भी तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आऊंगा। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे क्योंकि दोनों अब अलग होने वाले हैं और ना जाने कब जाकर इन दोनों की वापस से मुलाकात होगी। जियान तो बहुत ज्यादा रो रही थी। शेंगजियान उसको हिम्मत दे रहा होता है। काफी ज्यादा ये इमोशनल सीन हो चुका था। कुछ देर तक ये दोनों ऐसे ही गले लगते हैं और जब अगरबत्ती खत्म होती है तो यहाँ पर अब जियान को जाना था। लेकिन जाने से पहले वो अपना हेयर पिन निकालती है और शेंगजियान को देते हुए कहती है कि ये मेरा एक छोटा सा गिफ्ट है, इसको हमेशा अपने पास रखना, अब मैं चलती हूँ। इतना कहने के बाद जियान इमोशनल होते हुए वहां से जाने लग गई थी। एम्प्रेस कहती है कि टाइम नहीं है, जल्दी चलो मेरे साथ। जियान को जाना पड़ता है। वो दोनों वहां से जा चुके थे और शेंगजियान बस उनको जाते हुए देखता रह जाता है। एम्प्रेस जियान को फ्लाइंग स्वॉर्ड पे बिठाकर वहां से ले जाती है और शेंगजियान जो था वो अभी भी नीचे जमीन पे खड़ा खड़ा बस उनको जाते हुए दूर से देख रहा था जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो जाते। थोड़ी देर देखने के बाद जब वो पूरी तरह से वहां से जा चुके थे तब जाकर शेंगजियान जो होता है वो और ज्यादा इमोशनल हो चुका था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत और ताकत भरी हुई थी। वो उस पिन को लिए हुए कहने लग जाता है कि जियान तुमसे वादा किया है ना, वादा मैं पूरा जरूर करूंगा। मैं नंबर 1 कल्टीवेटर बनकर दिखाऊंगा इस कॉन्टिनेंट का और उसके बाद मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। एक बार किया हुआ वादा दुनिया की कोई ताकत इस वादे को नहीं तोड़ सकती। तो वहीं हम यहाँ पर तियान हुआ को देखते हैं। वो देख रहा था कि जियान यहाँ से एम्प्रेस के साथ जा चुके हैं। वो कहने लग जाता है कि जियान ये मत सोचना कि तुम एम्प्रेस के साथ भाग रही हो ना तो तुम बच जाओगे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ने वाला। मुझे बस मौके की तलाश चाहिए। एक बार मौका मिले ना उसके बाद मैं शेंगजियान को जान से मारकर खत्म कर दूंगा। तुम यहाँ पर रहो, तुम यहाँ पर ना रहो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे बस शेंगजियान की जान चाहिए। इसको बचाने के लिए तुम यहाँ से गई हो लेकिन तब भी ये बचने वाला नहीं है। तियान हुआ इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो अंदर आने के बाद जितने भी उसके साथी वगैरह होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। वो सारी चीजों को उठा पटक तोड़ फोड़ कर रहा था कि मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। वो अपने ही साथियों को खूब मारते हैं कि मरो तुम सब ताकि मेरा गुस्सा खत्म हो। वो इतना मारा था अपने साथी को कि उसके कई सारे साथी ऐसे ही जान से मारे जाते हैं। और तब वहां पर एक दूसरा बंदा आता है जो कि बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा और काफी ज्यादा लंबा जंड जैसा दिख रहा था और उसके साथ एक लड़की भी होती है। वो लड़की इतनी ज्यादा कमाल की थी कि जैसे एक बंदे को उसने तियानवा ने उसकी तरफ फेंका था तो वो एक ही लात मारकर उस बंदे को उठाकर दूर फेंक देती है। वो लड़की कोई डिमोनिक कल्टीवेटर लग रही थी क्योंकि उसके
हाथ में एक भूत जैसी डॉल होती है जो कि मानो काला जादू वगैरह करते हैं ना, तो उस टाइप की वो डॉल थी और वो यहाँ पर आई हुई थी। और उसके साथ जो बंदा था वो तो उससे भी ज्यादा अजीब सा और खतरनाक था, जिसके पीछे चेन लगी होती है, मानो कि कहीं जेल से छूट कर वो भागा हुआ है। तियानवा जो था वो उन दोनों को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मानो कि वो उसके दोस्त वगैरह ही हो। वो उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों उससे बात ही नहीं करते और वहां से आगे बढ़ चुके थे। तो तियानवा ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये लोग आए क्यों है जब इनको यहाँ पर मुझसे बात ही नहीं करनी। तो अब ये लोगों के जाने के बाद वहां पर एक अजीब सा ऑरा वापस से क्रिएट होना शुरू हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि कोई और भी बंदा यहाँ पर एंट्री मार रहा है और जैसा हमने सोचा था वैसा ही होता है। यहाँ पर एक और बंदा आकर एंट्री मार चुका था और ये भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ये भी होता है उन दोनों के साथ ही जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए हुए थे। ये 3 कल्टिवेटर थे जो कि तीनों के तीनों काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे थे। उनको देखकर तो सिपाही वगैरह भी घबरा जाते हैं कि भाई ये लोग है कौन। तियानवा जो था वो तीनों को पहचानता था। वो कहने लग जाता है कि तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर इतनी दूर से सवारी करके मुझसे मिलने के लिए आए हो। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम सच में मुझसे मिलने के लिए आ जाओगे, लेकिन तुम आए, तुम्हारा ये एहसान है मुझ पर। जिस चीज के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है, क्या आपको पता है वो सारे काम हो गए या फिर अभी कुछ बाकी है? तो यहाँ पर वो जो बाद में बंदा आया था वो कहने लग जाता है कि यंग मास्टर यार तुम बिना मतलब के टेंशन ले रहे हो। तुम इतने छोटे से मैटर के लिए हम तीनों को यहाँ पर बुला लियो। तुम्हें क्या लगता है कि हम वो काम पूरा नहीं कर पाएंगे? हम बिल्कुल वो काम पूरा कर लेंगे, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पर आने से पहले ही सारी चीजों का बंदोबस्त करके रखा है कि किस तरह से हमें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। बताया तो नहीं जाता लेकिन सबसे ज्यादा हाईली चांस यही लग रहा था कि ये तीनों की तीनों आए हैं जिसको तियानवा ने बुलाया है ताकि ये तीनों मिलकर शेंगजियान को जान से मार सके। वो शेंगजियान से तियानवा बदला लेकर ही रहेगा। तो उसने 3 पावरफुल कल्टीवेटर को बुला लिया जो कि तीनों के तीनों अलग अलग एबिलिटी के साथ थे। लोग देखकर इन तीनों को डर जाए, इतने ज्यादा भयंकर थे। तो जब यहाँ पर वो शेंगजियान से फाइट करने जाएंगे तो वो फाइट तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। दूसरी तरफ शेंगजियान जो होता है वो यहाँ पर कमरे के अंदर बैठकर अपना कल्टीवेशन करने लग गया था। उसको किसी भी हालत में स्ट्रॉन्ग बनना था और इस कॉन्टिनेंट का नंबर 1 कल्टीवेटर बनना था। तो इसके लिए वो किसी भी हद तक के जा सकता है। वो पागलों की तरह अंधाधुंध कल्टीवेशन कर रहा होता है। तो यूयू जो थी वो भी उसके पास बैठी हुई थी और वो देखकर कहने लग जाती कि यार पागल हो गया क्या, कितनी कल्टीवेशन करेगा। जिसके बाद वहां पर मियाओ भी आकर पहुंच चुकी थी। वो शेंगजियान से कहने लग जाती कि वाह, तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने वापस से अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव किया है और तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तुम्हारी ये पावर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी के साथ साथ तुम पहले से थोड़े से मोटे भी दिख रहे हो। क्या ठूस लिया तुमने इतना सारा जिस वजह से तुम थोड़े से मोटे हो गए? तो जैसे ही शेंगजियान मियाओ को अपने सामने देखता है वो अपनी खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि मियाओ आप ठीक है, आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप वापस से होश में आ गए? मैं तो कितना ज्यादा डर गया था। तो मियाओ कहती कि अरे अरे शांत हो जाओ, अभी तो कल्टीवेशन कर रहे थे, थोड़े आराम से बातें करते हैं। वो तो सीधा सीधा यहाँ पर शेंगजियान जो होता है उसका शर्ट आधा बाहर निकाल देती है और वो उसको अंदर से चेक करने लग गई थी। शेंगजियान देखकर हैरान हो जाता है और थोड़ा सा शर्माने भी लग गया था कि मियाओ ये आप क्या कर रही हो, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन मियाओ रुकती नहीं, वो उसका पूरा शर्ट निकाल चुकी थी और उसके शरीर को अच्छे से देख रही होती है। काफी देर तक देखने के बाद वो अपनी पावर का यूज करती है और पावर का यूज करते हुए वो शेंगजियान को हवा में फ्लोट करने लग गई थी। वो और भी अच्छे से शेंगजियान को देखना चाह रही थी। उसको वो घुमा कर चारों तरफ से घूर रही होती है और शेंगजियान बेचारा अभी भी एकदम अनकंफर्टेबल था क्योंकि जिस तरह से झुक कर मियाओ यहाँ पर शेंगजियान को देख रही थी वो देख कर तो कोई और भी बिल्कुल अनकंफर्टेबल ही हो जाए। इसके बाद यहाँ पर मियाओ जो होती है वो शेंगजियान से कहती है कि कल्टीवेशन को रोको मत, वापस से कल्टीवेशन करो। मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करती हूँ ताकि तुम्हारी बॉडी जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए और तुम अपने आप को रिकवर कर पाओ जितनी भी तुम्हारे पहले चोट लगी थी उससे। तो यहाँ पर वो शेंगजियान की हेल्प करना शुरू कर देती है जिस वजह से शेंगजियान जो था वो अपनी पावर को और ज्यादा अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। मियाओ उसके अंदर अपनी पावर डाल दी है तो उस पावर को लेकर शेंगजियान और भी फास्ट कल्टीवेशन करने लग गया था। यहाँ पर मियाओ से कहने लग जाती है कि तुमने तो अज़ूर ड्रैगन टेक्निक को ना बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। उसके अंदर जो लाइटनिंग एट्रीब्यूट था ना उसको तुमने पूरा अवेक कर लिया। मानना पड़ेगा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी पूरी तरह से लाइटनिंग एट्रीब्यूट को कंप्लीट कर दोगे। लाजवाब बात है ये तो। इंप्रेस हो गए मैं तुमसे जो तुमने ये करके दिखाया। तो अब ना तुमने अभी सिर्फ अज़ूर ड्रैगन टेक्निक को कंप्लीट किया ना, मेरे पास और भी है। सेकंड नंबर पे आता है फिनिक्स बर्ड टेक्निक और थर्ड नंबर पे आता है थंडर ड्रैगन टेक्निक। तो जब तुम इन सारी टेक्निक को यूज कर लोगे ना और उसको सीख जाओगे तो तुम्हारे पास 3 स्पिरिट हो जाएगी जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो बताओ क्या ये करना चाहते हो? थोड़ा सा टफ होगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने जब अज़ूर ड्रैगन टेक्निक को अच्छे से कंप्लीट किया तो इसको कंप्लीट करना तुम्हारे लिए कोई उतनी बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से तो तुम्हें इसको ट्राई करना चाहिए, बहुत फायदेमंद होगा तुम्हारे लिए ये। तो शेंगजियान भी यहाँ पर उस पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका था। वो कहता कि हाँ बिल्कुल मुझे चाहिए ना ये पावर, लेकिन वो पावर वहां से गायब हो जाती है क्योंकि अभी शेंगजियान इतना ज्यादा खुद में रिकवर नहीं हुआ है, नहीं उसके पास अभी इतनी ज्यादा पावर है कि वो एक बार के अंदर इतनी सारी टेक्निक को कल्टीवेट कर सके। इस वजह से सारी पावर वहां से गायब हो गई। तो शेंगजियान को इस तरह से थोड़ा सा परेशान देखकर मियाओ से कहने जाती है कि शेंगजियान क्या
तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कपड़े पहना दूं तुम्हें? बोलो तो मैं तुम्हारे सारे कपड़े वापस से तुम्हें पहना देती हूँ जो मैंने तुम्हारे निकाले हैं। लेकिन मियाओ यहाँ पर कुछ कर पाती। इससे पहले शेंगज़ेन जल्दी से अपने सारे के सारे कपड़े पहन लेते हैं कि नहीं नहीं, मुझे और अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करना है, बेहतर होगा कि मैं ही अपने कपड़े पहन लेता हूँ। शेंगज़ेन यहाँ पर कहने लग जाता है कि मेरी जो यांग वेन है ना, मैं उसको अच्छे से अवेक कर चुका हूँ, मैं अच्छे से उसको महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन यिन जो वेन्स है ना, मैं उसको अभी तक अवेक नहीं कर पाया। न जाने वो कैसे अवेक होगी, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि यिन और यांग वेन्स होती है ना, तो यांग वाली वो कंप्लीट कर चुका था और यिन वाली नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि आप लोग मुझे कब सिखाने वाला हो कि मैं अपनी यिन वेन को भी अच्छे से एक्टिवेट कर पाऊँ, उसको यूज कर पाऊँ। कैसे करते हैं यिन वेन्स को यूज, मुझे बताओगे आप लोग? तो यूयू जो थी वो कहने लग जाती है कि भाड़ में जाओ, तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली कि यिन वेन्स को कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो शेंगज़ेन परेशान हो जाता है कि यार मैंने कोई गलत सवाल थोड़ी ना पूछ लिया, मैं तो सही सवाल ही पूछा हूँ कि कैसे यिन वेन को एक्टिवेट करते हैं, तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। तो यूयू भी उसको मना कर चुकी थी। तो यहाँ पर मियाओ जो होती है वो शेंगज़ेन से कहने लग जाती है कि देखो शेंगज़ेन, अभी तुम्हारा सही टाइम नहीं है, तुम अपनी पहले जो यांग वेन एक्टिवेट हुई है ना, उसको अच्छे से सीखो, उसको अच्छे से मास्टर करो, उसके बाद जब सही टाइम लगेगा ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारी यिन वेन्स को एक्टिवेट करने में, क्योंकि यिन वेन्स जो होती है वो ज्यादातर लड़कियों वाली होती है, तो ये करने में कुछ ना कुछ तो कांड करना पड़ेगा, तभी जाकर वो यिन वेन एक्टिवेट होगी। इसी वजह से यूयू इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी शेंगज़ेन ने जब उसको ये करने के लिए कहा। तो शेंगज़ेन कहता है कि ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे आप उस टाइम मुझे ये सिखा देना, पहले मैं अपनी यांग वेन को ही अच्छे से मास्टर करता हूँ। तो इसके बाद बाकी वो जो दोनों गॉडेस थी वो शेंगज़ेन को उसकी कल्टीवेशन करने के लिए छोड़ देती है। तो इसके बाद शेंगज़ेन जो था वो अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और अपनी यांग वेन को और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था, ताकि वो अपनी फायर पावर को, अपनी यांग एनर्जी को, अपने अज़ूर ड्रैगन टेक्निक, जितनी भी उसके पास टेक्निक वगैरह है, वो सबको और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाए, ताकि आगे कोई भी खतरा होगा तो वो उसको अच्छे से हैंडल कर पाएगा। जब शेंगज़ेन यहाँ पर कल्टीवेशन वगैरह कर रहा था तो वहां पर उसके फादर भी मौजूद होते हैं, जो कि उसको ये कल्टीवेशन करते हुए देख रहे थे। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर बैठे ही होते कि तभी वहां पर एक सिपाही आता है जो बहुत ज्यादा घबराया था। वो कहने लग जाता है कि अनर्थ हो गया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो शेंगज़ेन और उसके फादर भी परेशान कि यार ऐसा क्या हो गया, तुम इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हो? तो वो सिपाही कहने लग जाता है कि हमारी दुकानों के ऊपर अटैक हुआ है और जितने भी लोग वहां पर काम वगैरह करते थे सबको वहां से उठा लिया गया, और जहां तक मैंने पता लगाया ना, मुझे पता चला है कि उन लोगों को जंगल के किसी हिस्से में लेके जाकर रखा गया है। मुझे नहीं पता कि वहां पर उन लोगों को क्यों ले जाया गया, वहां पर उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तो शेंगज़ेन के फादर उससे कहना चाहते हैं कि क्या तुम्हें ये पता चला कि आखिर ये काम किसने किया, कौन कर सकता है इतनी बड़ी घटिया हरकत? तो सिपाही कहता है कि मुझे अभी तक तो ये नहीं पता चला, लेकिन उन लोगों ने न सिर्फ दुकान में काम करने वालों को उठाकर लेके गए, ना कि उन लोगों ने दुकान में से एक भी सामान चुराया, ना ही एक भी रुपया चुराया। तो उनका मकसद कुछ और ही है, वो वहाँ के लोगों को ही पकड़ना चाहते थे, उनको बाकी किसी और चीजों से मतलब नहीं था। तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि आखिर वो लोग है कौन और वो लोग चाहते क्या है हम लोगों से। तो शेंगज़ेन कहने लग जाता है कि जहां तक मुझे लगता है ना, ये काम उसी तियानहुआ की याओ फैमिली का होगा, उसके अलावा कोई इतनी गिरी हरकत कर ही नहीं सकता। उसी टाइम मार देना चाहिए था उस तियानहुआ को, लेकिन वो बच गया। लेकिन शेंगज़ेन को ये भी थोड़ा सा टेंशन होती है कि अगर उस तियानहुआ की फैमिली ने कुछ जाल वगैरह बिछा कर रखा होगा और अगर हम यहाँ पर उन लोगों को बचाने के लिए जाते हैं तो कहीं हम यहाँ पर उस मुसीबत में ना फंस जाए, तो हमें फूक फूक कर कदम उठाने पड़ेंगे, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और शेंगज़ेन कुछ कर पाता है कि इससे पहले ही बाहर से कोई सामान फेंक कर अंदर मारता है शेंगज़ेन के घर के। तो शेंगज़ेन ये देखकर हैरान रह जाता है कि कौन है, किसकी हिम्मत हुई जो यहाँ पर सामान फेंक कर मार रहा है। शेंगज़ेन बाहर आने के बाद सबको अच्छे से देखता है, लेकिन उसको कोई दिखा नहीं देता। लेकिन हाँ, वहाँ पर वो डॉल जरूर मौजूद थी, जो कि वही डॉल होती है जिसको हमने उस तियानहुआ के पास जो वो लड़की आई थी उसके हाथों में देखा था, काला जादू वाली डॉल। तो शेंगज़ेन देखकर हैरान रह चुका था कि इतनी घिनौनी और इतनी घटिया डॉल कहाँ से आई। पास में खड़ी हुई एक बच्ची से वो कहने लग जाता है कि क्या ये डॉल तुम्हारी है, क्या तुम इस डॉल से खेल रही थी? बच्ची बेचारी कंफ्यूज थी, लेकिन उसको फ्री का डॉल मिल रहा था तो वो कह देती कि हाँ हाँ ये डॉल मेरी है। तो शेंगज़ेन उसको डॉल देता है और बच्ची वहां से जा चुकी थी। लेकिन शेंगज़ेन को डाउट तो लग रहा था कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे की ये डॉल थी। लेकिन उसके फादर उससे कहते कि नहीं, तुम बस ना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आखिर कोई डॉल फेंक कर हमारे पास क्या ही कर लेगा। लेकिन शेंगज़ेन का सोचना बिल्कुल सही था, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है उसकी फैमिली के साथ। इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जिसकी वो डॉल थी, वो बाहर एक ब्रिज के पास खड़ी होती है और जब वो खड़ी थी तो बाहर एक बंदा होता है जो कि सामान वगैरह बेच रहा था। वो उसको एकदम ठरकी भरी निगाहों से देख रहा था कि भाई साहब क्या सुंदर लड़की है और इतनी सुंदर लड़की यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। वो तब वहाँ पर वो छोटी बच्ची आ जाती है जो उस लड़की से कहने लग जाती है कि सिस्टर, आपकी ये डॉल थी ना जो आपने फेंक दिया था, मैं आपकी डॉल ढूंढ कर ले आई, ये लीजिए आपकी ये डॉल। तो ये देखकर वो लड़की जो होती है वो यहाँ पर खुश जाती है और बच्ची से कहने जाती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और वो उसको कुछ छोटा सा गिफ्ट भी देती है खाने के लिए। तो जैसे वो बच्ची थोड़ी दूर आती है और जैसे वो उसको खाने की कोशिश करी थी, उसको पता चलता है कि इसके अंदर पॉइजन मिला हुआ है, क्योंकि वो लड़की गुस्सा हो गई कि आखिर ये बच्ची उसकी फेंकी
रखी हुई डॉल वापस से क्यों लेके आए। वो लगता है कि जादू वगैरह करने वाली थी शेंगजियान के ऊपर, लेकिन जब बच्ची वापस से डॉल लेकर आ गई तो उसका ये प्लान फेल हो गया। इस वजह से वो घटिया लड़की उस छोटी सी बच्ची को जान से मारने की कोशिश करी थी, तभी उसने पॉइजनस वाला वो खाना उसको दे दिया था। पर किस्मत से वो बच्ची बच गई, उसने वो खाना खाया नहीं। वो साइको चुड़ैल लड़की अभी भी ब्रिज के पास खड़ी होती है और एकदम शैतान जैसी लग रही थी। दुकान में सामान बेचने वाला लड़का तो अभी भी उसको देख ही रहा था एकदम ठरकी भरी निगाहों से, मानो कि वो उसको छोड़ेगा नहीं। पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो लड़की उसकी जान ले ले। जैसा हमने सोचा था वैसा ही यहाँ पर हो जाता है। वो लड़की जो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया उसके हाथों से निकलने वाला और बिल्कुल ब्लेड की तरह जाता है और वो जो बंदा होता है जो कि उसको देख रहा था उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एकदम ब्लेड की रफ्तार के साथ उसने अटैक देकर मारा, जिस वजह से वो लड़का तो खत्म हो गया। बाजार के लोग हैरान कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। लोग अपनी जान बचाकर भागने लग जाते कि मानो यहाँ पर कोई शैतान है जो लोगों को मार रहा है। सभी के अंदर एकदम हड़कंप मच चुका था। लोग इधर उधर अपनी जान बचाकर भागने लग जाते, तब तक कि वो लड़की बिल्कुल आराम से वहां से आगे बढ़ चुकी थी। यहाँ पर ये लड़की तो यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन तब तक के शेंगजियान और उसके फादर जो होते हैं वो जंगल के अंदर आकर पहुंच चुके थे, जहाँ पर उनके दुकान में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को कैद करके रखा गया होगा। तो वो उन्हीं को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। जंगल के अंदर आने के बाद ये लोग सारी की सारी जगहों को अच्छे से देखना शुरू कर देते कि कहाँ पर वो लोग मिल सकते हैं, लेकिन काफी देर तक के ढूंढने के बाद भी उनको कोई वहाँ पर नजर ही नहीं आता। यहाँ पर शेंगजियान के फादर ने और भी कई सारे सिपाहियों को भी बुलाया था। तो सिपाही वगैरह कहने लग जाते कि हम बाकी का इलाका देखते हैं, आप लोग उधर देखिए। लेकिन जितने लोग भी यहाँ पर सब कुछ देखते तब भी कोई फायदा होता नहीं। तियान हुआ, उसकी फैमिली के कोई भी बंदा यहाँ पर नजर ही नहीं आता, नहीं उसके दुकान वाला कोई नजर आता है। तो शेंगजियान के फादर सभी को ऑर्डर देने लग जाते हैं कि देखो अभी हम यहाँ पर अपनी ना छानबीन जो है वो उसको रोकेंगे नहीं, और अच्छे से चांद मारो और पूरा इस जंगल का छपा छपा ढूंढो। कोई ना कोई तो यहाँ पर जरूर ऐसा मौजूद होगा जिसने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि जो भी करना वो छुप छुप कर करना, क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने कितने लोग हो सकते हैं। तो डायरेक्ट अटैक करने जाओगे तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। तो इस वजह से सारे के सारे जो सिपाही वगैरह आए हुए थे वो लोग तैयार हो जाते हैं, और जैसे वो यहाँ से जाने वाले थे तभी शेंगजियान को कुछ आवाज आती है। तो आवाज का पीछे करते हुए शेंगजियान उसी ओर जाकर पहुंच जाता है। जब वो आगे आकर देखता है उसको दिखाई देता है कि उसके ही दुकान में काम करने वाला एक बंदा है जिसकी लाश पड़ी हुई है। इतनी ब्रूटल तरीके से उसको मारा गया था कि उसका पूरा शरीर काला हो गया था, मानो कि पॉइजन ठूस ठूस कर उसको मारा गया हो। वो भी नॉर्मल मौत नहीं बल्कि बहुत ही ब्रूटल मौत। तो ये देखकर शेंगजियान और उसके फादर दोनों घबरा जाते हैं कि बाप रे, ये ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है, किसने इतनी बुरी तरीके से इसको मारने की कोशिश की। चारों तरफ से और भी कई सारी आवाजें आने लग जाती है, मानो कि जिसने भी यहाँ पर इसको मारा है ना वो आस पास ही मौजूद है। शेंगजियान कहने लग जाता है कि अब मुझे नहीं लगता कि छुप कर और फायदा है, अब हमें यहाँ पर जो यहाँ हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है ना उससे भी लड़ने के लिए तैयार होना होगा, वरना वो लोग उससे पहले हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। लेकिन फिर भी कितना भी ढूंढने की कोशिश करो, आवाज तो यहाँ पर आ रही थी, लग रहा था कि कोई ना कोई यहाँ मौजूद है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, मानो कि यहाँ पर वो लोग सामने ही हो लेकिन इनविजिबल हो, इसलिए उनको ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। शेंगजियान और उसके फादर चारों तरफ ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन अभी तक कि उनको कोई नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और वो जंगल के एकदम गहरे वाले हिस्से में आकर पहुंच जाते हैं। और जब वो आगे आए थे तब उनको वहां पर नजर आता है वही बंदा जो कि तियान हुआ के साथ आया हुआ था लास्ट में, और वो जो मास्क लगा कर रखता है वो यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाता है कि शेंगजियान और उसके फादर तुम्हारा वेलकम है, मैं तुम दोनों का ही तो इंतजार कर रहा था कि कब तुम यहाँ पर आओगे, और फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर वो नहीं था बल्कि वहाँ पर उसके और जो दोनों साथी थे वो लोग भी आए हुए थे, तीनों की तीनों यहाँ पहुंचे थे ताकि शेंगजियान और उसके फादर को मारा जा सके। जैसा कि आपने सोचा था कि तियान हुआ ने इन तीनों को इसीलिए बुलाया होगा ताकि वो शेंगजियान को मार सके, तो हमारा सोचना बिल्कुल सही था। यहाँ पर ये तीनों आए थे शेंगजियान और उसके फादर की जान लेने के लिए। तो यहाँ पर शेंगजियान कहना चाहते हैं कि तुम लोग आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आने की, तो हमें क्यों परेशान करना चाहते हैं, हमने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। लेकिन शेंगजियान के फादर जो थे उनको पता था कि ये तीनों लोग कौन है। वो तीनों का नाम भी बताते हैं, कहने लग जाते हैं कि ये ना याओ मेन क्लान के बहुत खतरनाक गार्डियन है। इतने खतरनाक है ना ये तीनों कि जिनकी पावर का हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। पर आखिर जितने भी खतरनाक ये लोग क्यों ना हो, लेकिन ये यहाँ पर हमें मारने के लिए क्यों है, इनको आखिर किसने भेजा है ये उनको नहीं पता था। पर अब यहाँ पर देखने की वाली बात थी कि इस बैटल को जीतेगा कौन, क्योंकि बैटल तो होने ही वाला है। क्या शेंगजियान तीनों को हरा पाएगा इतनी कम पावर को लिए हुए, तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।